वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रणति आईएएस। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी क्लास ली जाएगी उपल सर के द्वारा। ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इन्जॉय कीजिए हमारे वीडियो को। चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास को। आज मैं शुरू कर रहा हूँ गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश के रूप में हम लोग जानते हैं। आज मैं शुरुआत में सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि ये राजपूत वंश है और राजपूत वंश में आपका पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, उसको तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुए थे, उसमें गौड़ी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अब उस हार के परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ भारत के राजनीति में, भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था में, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देख रहे हैं यह राजपूत वंश है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय से तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में हुआ था, वह गौड़ी की जीत हुई थी और उसके बाद से गौड़ी ने अपने गुलाम को यहाँ पर अधिकृत कर दिया और वह अपने चले गए गजनी के चले गए। इसके बाद से जो तुर्क शासन जो शुरुआत होती है, वह 1206 से लेकर के 1526 तक होता है। इस पीरियड को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। 1206 इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनका जो गुलाम जो होता है वह आपको कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं और वह कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बाद उनका राज्यारोहण होता है, वह सुल्तान बनते हैं और 1206 के बाद से शुरुआत हो जाता है तुर्क शासन का अधिकृत रूप से। तो यह 1206 से 1526 का जो पीरियड है और उस पीरियड को हम लोग कहते हैं दिल्ली सल्तनत कहते हैं, जो लगभग 320 वर्ष का है, लगभग 320 वर्ष का। अब आप आते हैं, फिर मैं यहाँ पर चर्चा इसलिए कर देना चाहता हूँ कि 1526 में इब्राहिम लोदी की मुठभेड़ होती है मुगल वंश के जो प्रथम शासक हैं बाबर से, और बाबर से पानीपत, यहाँ पर मैंने लिख दिया पानीपत का युद्ध और उस पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है और वह जो है मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो वह जो होता है मुगल वंश का काल कहलाता है। अभी जो है हम दिल्ली सल्तनत का काल का पढ़ रहे हैं और 1206 से 1526 जो लगभग 320 वर्ष का पीरियड है। अब इसमें दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसकी उत्पत्ति क्या है, कितने वर्षों से कितने वर्षों तक राज्य करते हैं, और इस सब का लेखा जोखा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ उत्पत्ति मैंने लिख दिया है और यह जो है तुर्की लिखा। तुर्की क्षेत्र से आने वाले तुर्क जो थे उसमें 4 वंश है। मामलुक वंश जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, उसके बाद एक खिलजी वंश है दूसरा, तीसरा है तुगलक वंश है, चौथा सैयद वंश है और 5वां जो है लोदी वंश है। यह लोदी वंश तुर्की नहीं है, अफगानी है यह। तो इसलिए यह अफगान से आए हुए हैं, तो इनको अफगानी कहते हैं हम लोग, अफगान, और यहाँ तुर्की हमने लिख दिया। अब देखिए यह चारों जो हैं तुर्की हैं। मामलुक वंश, गुलाम वंश जिनको कहा जाता है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। अब सबका अपना अपना पीरियड है। मामलुक वंश जो है 1206 से
जब कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण होता है उस समय से काउंट होता है। जबकि 1192 ईस्वी में ही आपको तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाने के बाद से ये लोग शासन में आ गए। लेकिन वह जो है मोहम्मद गोरी के द्वारा चलाया जा रहा था और यह जो थे उनके आपके गुलाम थे, तो गुलाम के द्वारा चलाया जाता था। तो इसलिए इस पर हम विशेष अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं 1206 से, जो सारे के सारे इतिहासकार इस बात से एकमत हैं। अब आइए हम लोग 1206 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 1290 तक यह मामलुक वंश जाता है, जो 84 ईयर्स में 84 वर्ष तक यह शासन करते हैं। कौन? मामलुक वंश। अब खिलजी वंश पर आते हैं, यह 30 वर्ष तक मीन्स 1290 से 1320 तक इनका काल रहता है। और इनको यह जितने भी पांचों हैं वंश है, इस पांचों में सबसे कम आपको खिलजी वंश न्यूनतम शासन करते हैं। अब आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश आपको बता रहे हैं 94 वर्ष 94 ईयर्स इनका शासन रहता है। ये अधिकतम होता है क्योंकि 1320 से 1414 तक यह कार्यरत रहते हैं और इनका सबसे अधिकतम, ये पांचों में सबसे अधिकतम वर्षों तक राज्य करने वाले तुगलक वंश है। ये भी प्रश्न बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर दिया हूं अधिकतम। उसके बाद सैयद वंश है, 36 ईयर्स ये शासन करते हैं, मीन्स 36 वर्ष शासन करते हैं, 1414 से लेके 1451 तक। लोधी वंश है 1451 से 1526, मीन्स 76 वर्ष 76 ईयर्स यह शासन करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मैंने कहाँ से किस ईस्वी से किस ईस्वी तक शासन किए हैं उसको बतला दिए, कितने वर्ष शासन किए वो बतला दिए, कौन अधिकतम किए हैं तो अधिकतम आप जान रहे हैं तुगलक वंश 94 वर्ष किए हैं और मीन्स 94 वर्ष किए हैं, और खिलजी वंश न्यूनतम 30 वर्ष शासन किए हैं। तो इसको आप लोग समझ रहे होंगे। और इसमें एक और ख़ास बात है, तुर्की जो है सो से तुर्की और तुर्क जो हैं यह 4 हैं, मामलुक वंश जिसको गुलाम वंश भी कहा जाता है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। लेकिन 5वां जो है लोदी वंश, वह जो है अफगान है। तो इसलिए मैंने इसका भी आपको पूरा प्रारूप दे दिया है जिससे आपको आसानी होगी। आइए अब हम आपको इस मामलुक वंश की शुरुआत कैसे होती है उसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए, कौन इसकी शुरुआत करते हैं और उनका राज्य कैसे कैसे बढ़ता है, कौन कौन से राज्यों को वह जीतते हैं और उनकी कलात्मक योगदान क्या क्या है उस पर हम आते हैं। आइए इधर हम आपको बता रहे हैं मामलुक वंश। मामलुक वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। इसमें गुलाम वंश आजकल, पहले तो गुलाम वंश ही के रूप में लोग अधिकतर जानते थे, लेकिन इधर एक टर्म पर बहुत ज़्यादा जोर आने लगा है जब हबीबुल्लाह ने मामलुक वंश की चर्चा किया। तो हबीबुल्लाह कहते हैं कि नहीं, इसको गुलाम वंश नहीं कहा जा सकता है क्योंकि गुलाम मात्र 3 ही थे। एक थे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश, दूसरे इल्तुतमिश थे, तीसरे बलबंत। इन 3 के अलावे उनके जो वंशावली है, उनके पुत्र और पौत्र जो हैं या पुत्री जो है, वो तो गुलाम नहीं थे, तो इसको गुलाम वंश कहना उचित नहीं है। बहुत सारे इतिहासकार इस पर मतांतर कर हैं। ठीक है, तो हबीबुल्लाह कहते हैं कि नहीं, यह जो है जो आपको गुलाम से मुक्ति पा लिया है उसके वंश के ये लोग हैं, तो उसके पुत्र भी उसमें शामिल हो जाते हैं। और ये तीनों
कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों भी गुलाम से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए यह सबको मामलुक वंश कहना आजकल न्यायोचित उचित भी है और न्याय के साथ उचित है, इसलिए इसको लोग ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। वह जो है मामलुक वंश। लेकिन अगर आपको प्रश्नों में अगर गुलाम वंश की चर्चा आ जाती है तो आप जरूर उत्तर देंगे, क्योंकि पुराने जितने भी शिक्षक हैं वह अगर प्रश्न आपका सेट कर रहे हैं तो गुलाम वंश ही अधिकतर लोग देते हैं। मामलुक वंश इधर आधुनिक काल के या बहुत लेटेस्ट जो शिक्षक हैं वह मामलुक वंश की चर्चा करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अब इसमें ये मामलुक वंश या गुलाम वंश में कितने शासक आते हैं, तो उसमें 11 शासक आते हैं। और कितने वर्षों तक वह काम करते हैं, तो 84 वर्ष तक शासन करते हैं, जो पहले ही हम आपको बतला चुके हैं। 84 ईयर्स, तो 11 शासक हैं और 84 ईयर्स इसमें है। इसमें इसका 3 हम आपको शाखा के रूप में आपको बांट करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है कुतुबी वंश। कुतुबी वंश के जो इसलिए नाम रखा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह कुतुबी वंश से संबंधित है, तो इसलिए कुतुबी वंश रखा गया है। शमसी वंश इल्तुतमिश शमसी वंश से संबंधित थे, तो इसलिए वह शमसी वंश कहलाता है। और बलबन जो है बलबनी वंश से हैं, तो बलबनी वंश रखा गया। तो यह 3 वंश जो है गुलाम वंश का ही सब वंश है, मीन्स सब शाखा है कह सकते हैं, और जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस तीनों को आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबी वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक, जो तुर्की राज के संस्थापक हैं। मोहम्मद गोरी ने ज़रूर ही आक्रमण कर, भारत पर आक्रमण कर बहुत तराइन के युद्ध में जब जीत उनकी होती है, तो वह जो है सो अन्य राजाओं को भी जीतने का प्रयास करते हैं। और वह वहाँ पर ख्वारिज्म के शासक से इतने वह परेशान हो जाते हैं कि उनको बार बार लौटना पड़ता है, क्योंकि गजनी पर आक्रमण होता है और ख्वारिज्म के शासक इनसे भारी पड़ते हैं और कई क्षेत्रों को अपमानजनक संधि कर कई क्षेत्रों को उनको देना पड़ता है। तो वह जो है सो भारत की ओर वह ध्यान देते हैं। यहाँ से काफ़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण आभूषण और राजकोष को ले के यहाँ से जाते हैं। तो मोहम्मद गोरी आपको बतला दे रहे हैं कि मोहम्मद गोरी अपने दास विशेष कर के कुतुबुद्दीन ऐबक पर बहुत विश्वास करते हैं, और यहाँ के वह इन क्षेत्रों के मल्लिक और सिपह सालार बना करके वह गजनी लौट जाते हैं। तो यहाँ पर सारा कार्य भार या देख रेख वह बहुत बेहतर ढंग से कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। तो मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बतला रहा हूँ, और उनकी जितने भी युद्ध या जितने भी वार है उसमें आपको मोहम्मद गोरी के बारे में भी आपको समझने का अवसर मिलेगा। तो आइए मैं आपको बतला रहा हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की राज्य का संस्थापक था। यह प्रथम राज्य तुर्की राज्य था और इसके प्रथम संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है उसको चंद्रमा का देवता कहा जाता है, चंद्रमा का देवता कहा जाता था। और यह बचपन में इनका थोड़ा सा बचपन के बारे में बता देते हैं कि इनका जो व्यक्तित्व कैसा था, और उसके बाद तब हम इनके कृतित्व पर आते हैं। पहले व्यक्तित्व पर हम चर्चा करने से कई संदर्भों की चर्चा करेंगे। इनको आप जान रहे हैं कि यह बचपन में ही बिछुड़ गए अपने परिवार से, और एक व्यापारी ने इनको
लिया और वह व्यापारी जो है सो जा करके गुलाम बाजार में बेच दिया। और गुलाम बाजार में जब इनको बेच दिया गया तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो थे तो उसका नाम है काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी। मैं यहाँ लिख दिया हूँ काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी। वह जहाँ पर वह निशापुर जगह है, उस निशापुर के गुलाम बाजार से वह जहाँ पर व्यापारी ने बेचा था वहाँ से उस लड़के को खरीद करके लाए, अपने घर लाए और अपने पुत्र के साथ साथ उसको भी धनुर्विद्या आपको घुड़सवारी का ज्ञान दिए, साथ साथ कुरान पढ़ने की भी उनको तरीका बताया और कुरान पढ़ने के लिए उनको योग्य बनाया। उसके बाद से उनको कुरान पढ़ने में बहुत मन लगता था, जिसके चलते उनको कहा जाता था कुरान ख्वां। कुरान ख्वां, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कुरान ख्वां मीन्स कुरान को पढ़ने वाला, जो दिलो दिमाग से पढ़ता हो उसको कुरान ख्वां कहा जाता है। तो यह कुरान ख्वां की उपाधि माने सम्मान इनको मिला। और यह जो थे इनको एक और चीज़ें आपको बता देते हैं कि इनकी दानशीलता के कारण, यह काफ़ी दानशील थे। तो दानशील होने के कारण इनको मिनहाज जो बहुत बड़े विद्वान हैं या इतिहासकार भी हैं, विद्वान भी हैं, तो उन्होंने इनको हातिम दूधी के नाम से कहते थे कि यह हातिम दूती है। जैसे हम लोग भारत के संदर्भ में कहते हैं कोई बहुत दानी है तो लोग कहता है वो राजा कर्ण है या हर्षवर्धन है, तो इस तरह से हम लोग उपनाम देते हैं। उसी तरह से हातिम दूतीय जो थे बहुत ही दानशील व्यक्ति थे, तो इनको मिनहाज कहते हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया है कि मिनहाज ने अभिव्यक्त करते हैं अपने शब्दों में कि यह हातिम दूतीय थे। अब इनके लिए दो परीक्षा के उपयोगी को ध्यान में रख करके आप दो टर्म को आप याद रखेंगे। एक शब्द आता है लाख वक्स। लाख वक्स का मतलब है लाखों का दान करता। लाखों रुपया जो दान कर दे उसको हम लाख वक्स कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। और दूसरा है पील वक्स। पील वक्स का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। तो यह हाथियों को दान करने वाला व्यक्ति भी थे, तो इसलिए इनको पील वक्स भी कहा जाता है। यह दोनों जो टर्म है, यह दोनों टर्म आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। मैं आपको जो बतला रहा था यह धनुर्विद्या और घुड़सवारी में पारंगत इसलिए थे क्योंकि इनके जो काजी थे जिन्होंने निशापुर से इनको खरीदा था वह काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी थे। और ये अपने बच्चे की तरह इनके बच्चे भी को जो ट्रेनिंग देते थे घुड़सवारी का, आपको इसके अलावे धनुर्विद्या का तो और कुरान का ज्ञान देते थे, तो ये भी उनको भी देते थे, जिसके चलते इनको धनुर्विद्या घुड़सवारी में पारंगत ये हो गए। अब यहाँ से क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद यह जो काजी साहब जो है मर जाते हैं और उनके पुत्र जो है सो इस गुलाम को ले करके वहाँ गजनी चला जाता है और गजनी के गुलाम बाजार में बेच देता है। तो वहाँ गुलाम बाजार में पहुँचने पर जब बेचते रहते हैं तो उसी समय वह मोहम्मद गोरी आते हैं और मोहम्मद गोरी उसको खरीद लेते हैं। तो अब यह जो है गया सुल्तान के साथ गजनी के सुल्तान ही खरीद लेते हैं। खरीदने का कारण यह है कि यह देखने और शारीरिक सुगठता के कारण आकर्षक थे, पहली बात। दूसरी बात है
कि यह धनुर्विद्या और के जानकार थे, घुड़सवारी के जानकार थे, इसलिए ऐसे तेज तरार बालक को खरीदने में मोहम्मद गोरी बहुत होशियारी किए और वह अपने पास रखने लगे। और उन्होंने क्या किया कि इनको अमीर ए अखूर बना दिया, में शाही घुड़साल का अधिकारी बना दिया। और उससे पहले जो थे यह घोड़ों को देखभाल, खिलाना पिलाना सारा काम करते थे। एक बड़ा संवेदनशील घटना यहाँ पर होता है जो आप सबको बड़ा ही अच्छा लगेगा। अच्छा यह लगेगा कि आपको एक दिन यह क्या करते हैं कि घोड़े के घास के लिए यह जाते हैं और वहाँ पर लाने के क्रम में क्या हो जाता है कि जो मोहम्मद गोरी का क्षेत्र था वहाँ उस क्षेत्रों को पार करके वह सुल्तान शाही राजा के क्षेत्रों में चले जाते हैं। उनके लोग इनको पकड़ लेते हैं और जा कर के आपको इनको बंद कर देते हैं, अपने जो कैद खाना है उसमें बंद कर देते हैं। लेकिन संजोग से क्या होता है कि मोहम्मद गोरी जो हैं आपको जा कर के उन पर आक्रमण करके करने जाते हैं और आक्रमण करके हरा देते हैं। तो देखते हैं कि जंजीर में बंधा हुआ यह जो है सो पड़ा हुआ है, बड़ा ही बहुत ही खराब स्थिति में। यह देख कर के मोहम्मद गोरी को बहुत ही तरस आया और उसको वहाँ से निकलवा करके गजनी लाया, काफ़ी उसकी देखभाल बढ़िया से करवाए, उसके बाद वह ठीक हुए। तो यह जो घटना है, इसलिए जब तक कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक पुत्रवत और केवल गुलाम की तरह ही नहीं, पुत्रवत उनकी सेवा हर हमेशा करते रहे। तो यह एक बड़ा संवेदनशील घटना है, इसलिए कभी वह धोखा नहीं दिए। दास तो एल्दोज भी थे और लेकिन गुलाम वो भी थे, एल्दोज भी थे, लेकिन वह जो उस तरह का व्यवहार नहीं किए। बराबर मोहम्मद गोरी के मर जाने के बाद वह बराबर गजनी का शासक बनने के लिए प्रयासरत रहे। और गजनी के जब मोहम्मद गोरी जिंदा भी थे तो उतने विश्वसनीय नहीं थे, इसलिए गोरी को काफ़ी विश्वास था कुतुबुद्दीन ऐबक पर। और कई घटनाएं और भी आगे हम आपको बतलाएंगे, तो आपको निश्चित ही यह बात का पता चल जाएगा कि एक दूसरे पर यह लोग बड़े ही विश्वास करते थे और एक दूसरे के सहायक भी हुए भी हैं। तो यह चलिए आगे हम आपको बतला रहे हैं। तो ये जो घुड़सवारी को देखभाल करते थे, घोड़ों की देखभाल करते थे, और यह जो है उसके बाद अमीर अखूर हुए जो शाही घुड़साल का अधिकारी हुए। उसके बाद से ये मल्लिक और सिपह सलार हुए। और ये वह जो इनका पीरियड था, इनका जो पीरियड 3 पीरियड बहुत महत्वपूर्ण है। 1192 से लेके 1206 मीन्स आपको तराइन के द्वितीय युद्ध से 1206 जब तक वो राज्यारोहण नहीं किए हैं तब तक का काल है। तो ये मल्लिक और सिपह सलार उस समय थे। उसके बाद यह राज्याभिषेक 25 जून 1206 में हुआ है और उसके बाद से 1206 से 1208 तक यह सुल्तान हुए और राजधानी इनका लाहौर रहा। मैं आपको एक बात और बतला देना चाहता हूँ, जब तक ये दिल्ली में रहे आपको 1206 से पहले तक, तो यह दिल्ली में इंद्रप्रस्थ को मुख्यालय बनाए हुए थे और यहीं से सारा कंट्रोलिंग किए हुए थे। और यह जो है लेकिन लाहौर में इन्होंने क्यों राजधानी बनाया, तो इस पर कई इतिहासकार कई तरह की बातें कहते हैं। लेकिन आप ये समझिए क्योंकि इनके समय में आपको इनके जो ससुर थे एल्दोज, वो भी आपको जिस तरह से
जो स्थिति इनकी थी गुलाम का, वो भी गुलाम ही थे यलदौद। लेकिन वो बराबर आपको मोहम्मद गोरी के संशय के दृष्टिकोण में आते थे और बराबर उनको गोरी कभी विश्वास नहीं करते थे, पहली बात है। और जब गोरी मर गए, मोहम्मद गोरी मर गए, तो वह गजनी के शासक बनने के लिए हर हमेशा प्रयास करते रहे। तो यह जो है सो उनको रुकावट थे वह ससुर, लेकिन यह मोहम्मद गोरी के इतने भक्त थे और इतने सहयोगी रहे कि उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद गोरी के मरने के बाद भी उनके भतीजे को सिंहासन आरूढ़ करवाया, सिंहासन पर बैठाया, लेकिन अपने भी नहीं बैठा और अपने ससुर को यलदौज को भी नहीं बैठने दिया, क्योंकि यलदौज जो थे बगल में ही थे। इसलिए उन्होंने कहा कि दिल्ली से हम नहीं कंट्रोलिंग कर सकते, इसीलिए उन्होंने लाहौर में अपनी राजधानी बनाया। तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह प्रश्न कभी कभी कंफ्यूजन कर देगा। यह दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में ही इनकी मुख्यालय थी। चलिए, तो मैं आपको बतला रहा हूं कि दास मुक्ति का जो पत्र आया 1208 में आया, तो 1208 से 10 तक या दास मुक्ति पत्र के बाद यह दास से मुक्त हो गया, गुलाम से मुक्त हो गया। यह कौन दिया वह आपको बता देते हैं कि मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में, तो वह जो है सो गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद द्वारा यह दिया गया। और वह गयासुद्दीन महमूद को यलदौज से बचाने के लिए बराबर यलदौज से लड़ाई करते रहे और उनको गजनी के पर, जबकि यलदौज जा करके गजनी पर आक्रमण करके गजनी को हस्तगत कर लिया था, लेकिन या कुतुबुद्दीन ऐबक वहां से इनको निर्वासित कर दिया, तो यह वहां से हराया इनको। तो यह जो है, इसलिए गोरी के जो भतीजे गयासुद्दीन महमूद थे वो भी इनको बहुत मानते थे। चलिए, अब मैं थोड़ा सा चर्चा आपको करने जा रहा हूं कि युद्ध का संचालन कैसे कैसे हुआ। तो आपको बता रहे हैं कि मोहम्मद गोरी का जो भी कार्यक्रम रहा, जो भी युद्ध का संचालन हुआ भारत के क्षेत्रों में, उसमें यह आपको कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही अच्छे सहायक की भूमिका के रूप में वह हर हमेशा रहे। तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी का जो पीरियड जब हम चर्चा करते हैं, तो उसमें तराइन के युद्ध से हम शुरू करते हैं। तराइन के युद्ध में क्या होता है कि आपको 1191 में प्रथम युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी हार जाते हैं और वह लौट जाते हैं। फिर दूसरी युद्ध होती है 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है और उस दोनों युद्धों में यह सहायक के रूप में रहते हैं। तो उसके बाद आपको बता देते हैं कि 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। यह चंदावर का युद्ध जो होता है वह आपको बतला रहे हैं, जयचंद जो थे, कनौज के जो शासक जयचंद थे, उनके साथ होती है। और जयचंद को इसमें हार ही नहीं होती है, मृत्यु भी होती है। और वह जो है आपको इनसे आपको लगभग 1400 ऊंट पर लाद के उनके खजाना को ले गए। इसका मतलब है जयचंद के पास कितने खजाना थे, कुछ कहने के लिए नहीं। कनौज, तो कनौज एक ऐसा शहर है जो आपको जान ही रहे हैं, गंगा के तट पर है और गंगा का बहुत ही अच्छा वहाँ पर उर्वर मिट्टी है और व्यापार भी बहुत अच्छा होता था। हर्षवर्धन की राजधानी भी रही थी, इसलिए कनौज में बहुत समझिए 1400 ऊंट पर लाद करके, खजाना लाद करके गोरी ले गए थे। तो वह आपको उस युद्ध में भी ये थी। और ऐसे इस युद्ध के आपको वर्णन करते हुए थोड़ा सा हम बतला देते हैं कि ऐसी स्थिति हो गई कि आपको जयचंद जीतने ही वाले थे और गोरी हारने वाले थे।
और यह जो है दूसरे तरफ से यह आ करके ये अपनी सेना के साथ मिलते हैं और तीरंदाजों को इन्होंने आदेश देते हैं और तीरंदाज इनको क्या होता है कि तीरंदाजी का पूरा छोड़ने लगता है, तीर छोड़ने लगता है, जिसमें एक तीर जो है जयचंद की आंख में लग जाती है। जीतते हुए जो युद्ध था वह हार में परिणत हो जाता है। नहीं अगर यह कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके तीरंदाज नहीं रहते तो मोहम्मद गोरी हार गए रहते। तो यह जो है आपको बता दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे सहायक की भूमिका के रूप में रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि तीसरे युद्ध के संचालन और उसमें आपको बता देना है, मेंदो ने इनको क्या किया कि ऐबक को घेर लिया। ऐबक को इस तरह से घेर लिया कि ऐबक का प्राण जो है संकट में पड़ गया। अब लगता था ऐबक नहीं बच पाएंगे, लेकिन संजोग से, क्योंकि चंदावर के युद्ध में काफ़ी मदद किए थे ऐबक मोहम्मद गोरी को, तो मोहम्मद गोरी की सेना की आहट सुन करके ये लोग जो है मेंदो लोग जो है वहाँ से वो अपना जो घेराबंदी था उसको उठा लिया। नहीं उठाता तो ऐबक का प्राण संकट में पड़ ही गया था और हो सकता है कि उनकी मृत्यु भी हो जाती, तब तो मामला उल्टा हो जाता। चलिए मैं और आगे बता रहा हूँ। 1193 में ऐबक गजनी वह लौट के गए। गजनी जाते हैं, मोहम्मद गोरी की बुलाहट आई थी, 6 माह वहाँ पर रह गए। जब वहाँ से आते हैं तो यमुना पार कर करके कोल जो अलीगढ़ का आधुनिक अलीगढ़ है उसके क्षेत्रों का अधिकार कर लिया, क्योंकि अजमेर का जो की स्थिति थी बड़ी खराब स्थिति हो गई थी। राजपूत लोग विरोध कर चुके थे और पृथ्वीराज चौहान के भाई काफ़ी विरोध कर चुके थे। तो उसकी एक अलग बड़ी कहानी है, मैं उस पर अभी नहीं आ रहा हूँ, पहले इसको बता दे रहा हूँ। तो कोल अलीगढ़ पर उन्होंने अधिकार कर लिया। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा चर्चा आपको करने जा रहा हूँ। चंदेल काफ़ी उस समय मजबूत स्थिति में थे और उसके शासक जो थे आपको विशेष करके आपको परमर्दी देव थे और वह जो परमर्दी देव जो थे बुंदेलखंड के राजा थे और वह जो है 1202 ईस्वी में क्या हुआ कि युद्ध होता है और इसमें उस समय गोरी नहीं थे, आपको कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उन्होंने उनको हराया और वह जो क्षेत्र 3 जो था, जिसमें एक कालिंजर है, दूसरा महोबा है और तीसरा खजुराहो है, ये तीनों को अधिकार कर लिया। तो वह जो है कालिंजर, महोबा और खजुराहो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिसको उन्होंने जीत लिया। तो यह जो मुख्य जो क्षेत्र है उस पर हम चर्चा किए थे। मैं इसको आपको थोड़ा मैप पर मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि मैप से और भी आपको अधिक जानकारी होगी। मैं यहाँ पर आपको कंसंट्रेट करने के लिए कहूँगा कि यह जो है आपको आप देख रहे हैं, यहाँ गोर है, यहाँ काबुल है और यहाँ पर पेशावर है, यही गजनी है और यहाँ पर आपको लाहौर है और दिल्ली आपका यहाँ पर है और तराइन इसके बगल में है। तो आपको यह लाहौर में ही अपना शासन इसलिए किए क्योंकि बराबर इनको गजनी पर ये डर था कि इनका यलदौज जो है, ससुर जो है इनके, वह उस पर इनके मोहम्मद गोरी के जो भतीजे हैं उसको हटा करके अपने नहीं तो गद्दी पर हासिल कर लिए, इसलिए उन्होंने वहाँ पर लाहौर पर रखा। और मैं एक घटना आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब गोरी भारत से जीत करके लौट रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि लाहौर के बाद जब वह आगे बढ़ते हैं तो खोखर लोग इनको काफ़ी विरोध करते हैं और विरोध इतना कर देते हैं कि उनकी स्थिति बड़ी कमज़ोर स्थिति हो जाती है। और उस ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको
विशेष करके आपको बता रहे हैं कि वो लोग आक्रमण इतना घनघोर रूप से करता है, लड़ाई इतना घनघोर रूप से करता है कि आपको इनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाना पड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक पूरे युद्ध सामग्री के साथ आते हैं, खोखरों से लड़ते हैं और खोखरों को भगाते हैं और इनको गजनी के नज़दीक तक पहुंचा देते हैं। एस्कॉर्ट के रूप में इनको सुरक्षित रूप से पहुंचा देते हैं। और जब मोहम्मद गोरी कहते हैं अब चले जाओ, अब हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे, तब वह लौट जाते हैं। लेकिन उसी दरमियान ये आपको बता रहे हैं 1205 की घटना बता रहे हैं। और जब यह 1206 की घटना आपको है, जब यह गजनी अभी पहुंच भी नहीं पाते हैं, इसी बीच में वह क्या होता है कि उनकी शाम के समय उनको मार दिया जाता है। तो खोखरों के द्वारा मार दिया जाता है। तो यह जो है कहीं न कहीं अपने जो सुल्तान है, उस सुल्तान की सेवा में हर हमेशा वह खड़ा उतरे हैं। बाद में भी उनके भतीजा को भी काफ़ी मदद किए हैं। इसलिए यह जो थे काफ़ी एक सही रूप से उनको मदद करते रहे, सही इंसान के रूप में मदद करते रहे मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी भी जीवन पर्यंत जब तक जीवित रहे इनको सहायता करते रहे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही वह तराइन का क्षेत्र है जहाँ पर आपको लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान से। प्रथम युद्ध हुए थी और द्वितीय युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान हार भी गए। और इसके बाद यही कनौज का क्षेत्र है। और ये कनौज का क्षेत्र में आपको बता रहे हैं कि चंदावर का युद्ध हुआ था, जो फिरोजाबाद के 2 किलोमीटर के पास। अभी आधुनिक शोध के बाद यह कहा जाता है कि उसी 2 किलोमीटर के क्षेत्र में यह चंदावर का क्षेत्र था। चंदावर का क्षेत्र था और वहाँ पर यह जो है लड़ाई हुई थी। और उस लड़ाई में आपको हार गए थे, आपको जयचंद हार गए थे। आइए मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि यहाँ लखनौती तक इनका जो है पूरा क्षेत्र था। बंगाल का भी क्षेत्र मोहम्मद गोरी के ही आपके दूसरे जो आदमी थे उनके द्वारा जो है बंगाल और बिहार को जीत लिया गया था। वह जो है बख्तियार खिलजी थे। तो वह आपको मैं बतला दे रहा हूँ कालिंजर और के बारे में। कालिंजर वही जो चंदेल शासक परमर्दी देव के अधीन थे और उस कालिंजर को जीत लिए। इसके बाद आपको बता रहा हूँ यहाँ अनिलवार है। और इस अनिलवार में यही भीमदेव द्वितीय, जिससे 2 बार पूर्व ही मोहम्मद गोरी हार चुके थे और मोहम्मद गोरी को 2 साल अपने जेल में बंद रखा था। बाद में उन्होंने छोड़ दिया। और इसी भीम जो देव हैं द्वितीय, उसको इन्होंने अनिलवार जो इनकी राजधानी थी, और इस अनिलवार को इन्होंने भीमदेव पहाड़ पर चढ़े गए और वह चाहते थे कि पहाड़ पर ही युद्ध हो। लेकिन यह जो है मैदान के क्षेत्रों में कुतुबुद्दीन ऐबक चाहते थे, लेकिन संजोग से मैदान में हुआ और वह हार गए, जिसमें आपको काफ़ी माने खजाना लूटा है, पूरे अनिलवार को काफ़ी लूटा है। और यह घटना है 1197 की घटना है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी नहीं थे। तो मैं आपको पूरा जो क्षेत्र है मैप के आधार पर आपको बतलाने की कोशिश किया हूँ। यह अजमेर जो है, अजमेर पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार यहाँ पर मुठभेड़ हुआ है। और चौथे बार में तो आपको बता देते हैं कि यह जो भीम जो थे भीमदेव और इनके अजमेर के शासक दोनों के द्वारा इनको घेर लिया गया था। और लेकिन संजोग यह रहा
कि ये लोग बच गए और उसके बाद फिर से ये लोग पूरी तरह हरा दिए गए, इसलिए क्योंकि जीता हुआ बाजी भी हार गए और उसके बाद बड़ा इन लोगों के साथ बहुत ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चुन चुन करके इनसे बदला लिया है। तो यह जो घटना है आपको बता देते हैं कि यह जो घटना है आपको, यह अजमेर की घटना 4 बार हुआ था, 4 बार विद्रोह हुआ है। तो यह घटना काफ़ी लंबा है, तो इसके बारे में मैं बता दिया हूँ। अब मैं आपको आ रहा हूँ कि भाई स्थापत्य में योगदान क्या है, साहित्य में योगदान क्या है। तो स्थापत्य में जो योगदान है बहुत योगदान है, खास करके मैं आपको बतला रहा हूँ। स्थापत्य में योगदान मुख्य रूप से इनका 3 है। एक जो है आपको सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ अजमेर, जो आपको विग्रहराज विशल देव चतुर्थ के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे आते थे, कॉलेज स्तर का या यहाँ पढ़ाई होती थी और आते थे, पठन पाठन होता था। बहुत बड़ा यह बिल्डिंग है, आज भी है। और उस बिल्डिंग को इन्होंने क्या किया कि 2.5 दिन में आपको तोड़वा करके वहाँ पर उसको 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दे दिया है। तो यह 2.5 दिन का झोपड़ा है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा सरस्वती कंठा विद्यापीठ अजमेर, ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है पृथ्वीराज तृतीय, जो राय पिथौरागढ़ उनका में जो विष्णु मंदिर है, राय पिथौरागढ़ का जो किला है जहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय किला बनवाए थे, उस किला में आपको बता देते हैं विष्णु मंदिर है। और उसको तोड़ करके वहाँ पर है मस्जिद कुवत उल इस्लाम बनवाए थे। यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। बहुत बड़े सूफी संत थे बख्तियार काकी, तो उनके नाम पर आपको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। तो यह बहुत तीनों आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग जरूर इसको ध्यान रखेंगे और यह तीनों पूछा जाता है। इन्होंने नींव रखा था, निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, लेकिन आप जान ही रहे हैं कि यह जो है आपको 10 में यह मर गए हैं, 1210 ईस्वी में मर गए हैं। तो इसलिए इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। इसके बाद मैं साहित्यिक योगदान पर इन्होंने संरक्षण 2 विद्वानों को दिया था। एक विद्वानों है हसन निज़ामी है, जिनकी पुस्तक जो है ताज उल माशीर, मैंने लिख दिया है हसन निज़ामी पुस्तक ताज उल माशीर, जो बहुत बेहतर है, पर्शियन भाषा में लिखी गई है। और यह पर्शियन भाषा में प्रथम यह दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल कार्यालय इतिहास है। और यह जो है ऐबक के पीरियड्स में शुरू होता है और दिल्ली आपको इल्तुतमिश के पीरियड में समाप्त होता है। मीन्स 1205 से 6 तक में शुरुआत होती है, 1229 ईस्वी में इसका अंत होता है। यह पुस्तक जो है पूरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी या अन्य उस समय की जो स्थिति थी भारत की, उसके बारे में सविस्तार वर्णन किए है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ फ़क़ीह मुदीर भी बहुत अच्छे विद्वान थे, उन्होंने संरक्षण दिया। संजोग से आपको बता देते हैं कि इनकी जो मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में, चौगान खेलते समय गिर जाते हैं और गिर जाने से इनको क्या होता है कि इनको वहाँ पर
तत्क्षण मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको शुभ्रक नामक एक घोड़ा होता है, और वह शुभ्रक नामक घोड़ा जो है राजकुमार कर्ण सिंह का होता है, और उनको देख करके वह भड़क उठता है और भड़क करके गिरा देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसी मृत्यु हो जाती है कि फिर जिंदा नहीं किया जा सका। और यह चौगान जो पोलो की तरह होता है, पोलो की खेल की तरह होता है, तो चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। तो मैं आपको बतला रहा हूँ, एक बात आपको बतला रहा हूँ कि मोहम्मद गोरी आपको नहीं अगर होते तो भारत का यह इतिहास अभी नहीं होता, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने ही जीता था। और मोहम्मद गोरी ने जरूर जीता था, लेकिन उसको तुर्क शासन को मजबूत करने में संस्थापक की भूमिका से इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, और वह कभी हारे नहीं। भीम द्वितीय जिससे मोहम्मद गोरी दो बार हार चुके थे, उनको भी हराया इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उनको हराया ही नहीं, उनको उनके राजधानी को लूटा भी। तो यह जो है, इसका मतलब है कार्यकुशल और युद्ध नीति में यह बड़ी सक्षम थे, और मोहम्मद गोरी के बहुत ही चहेते थे, और मोहम्मद गोरी को ये भी बहुत मानते थे जीवन पर्यंत, और जीवन के बाद भी उनके भतीजे और उनके कुल के लिए इन्होंने अपना पूरा, अपने ससुर का पक्ष नहीं लेकर के राजशाही का पक्ष लिया है। जिस तरह से आप लोग डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर बनेंगे, तो आप संबंधों को ध्यान में नहीं रख करके, अपने संबंधियों और अपने को ध्यान में नहीं रखते हुए, जिस तरह से आप देश के हित के लिए काम करते हैं, उसी तरह से इन्होंने देश हित में कार्य करते हुए, राज्य हित में कार्य करते हुए उन्होंने कार्य किया। उन्होंने ससुर की अवहेलना करते हुए, उनको रोकते हुए, उनके हर एक एक्टिविटी को रोक करके उन्होंने मोहम्मद गोरी के परिवार को संरक्षण दिया और उनका साथ दिया। तो चलिए, नमस्कार।